नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और आज हम एक खास मसले पे बातचीत करना चाहते हैं और वो मसला है ओबेसिटी का। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि ओज़ेम्पिक, मोंजारो नाम की दवाएं पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में भी ये दवा बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। दरअसल ये दवा मूल रूप से तो है डायबिटीज की, लेकिन अब इसको वेट लॉस कम के लिए यूज किया जा रहा है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए और इसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मेडिकल टर्म्स में इसको हम लोग ब्लॉकबस्टर मेडिसिन कहते हैं, जिसका मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। मुझे लगता है मल्टी बिलियन डॉलर होगा। इट्स लाइक वाइग्रा जैसे एक बार बनी किसी और चीज के लिए थी और यूज कहीं और हुई, वैसे ही मुंजारो ओज़ेम्पिक, जिसका बेसिक नेम GLP-1 है, उसमें यूज हो रही है। लेकिन इसका मार्केट समझने के साथ साथ इसका यूज केस और किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल मेडिसिन में तब्दील होती जा रही है और ओवर द काउंटर भी आप कहीं से जुगाड़ करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऑल अबाउट GLP के बारे में आज समझेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर धीरज कौल US से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका। तो ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, GLP-1 का, जिसकी तमाम सारी दवाएं चल रही हैं। हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे जिससे कि कंपनियों को ये दिक्कत ना हो, लेकिन हम जरूर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दवा है जिसको GLP-1 के नाम से जानते हैं, तो हमें समझाइए कि ये क्या है। पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि ये कैसे काम करती है और इसका क्या है मार्केट का सेंस। नमस्कार वाजपेयी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और पहले तो आपको नए साल की और आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। और आपको याद होगा 6 मंथ्स अगो हमने इस पे हल्की सी बात की थी कि हम इस पे ज़रूर एक आपके साथ टॉक करेंगे, क्योंकि इट्स एन एरिया ऑफ माय कंसर्न। इससे पहले कि हम ड्रग के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य देना चाहूँगा। आई नो समय लिमिटेड है तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा। अगर आप ओबेसिटी को समझें तो मुझे लगता है हमारे ह्यूमन रेस के सामने ग्लोबल वार्मिंग और एआई से जॉबलेसनेस ये सब के छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं और एस्ट्रॉइड के अलावा ओबिसिटी एक बहुत तेजी से बढ़ा हुआ एक कंसर्न है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, हम इसे ग्लोबल पेंडेमिक भी मान सकते हैं। अगर आप ओबिसिटी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। ओबिसिटी का मतलब है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका हाइट और वेट, उसकी जो हम रेशियो बनाते हैं, अगर 30 से ज्यादा है तो हम आपको ओबीस बोलेंगे। अगर 25 और 30 के बीच में है तो ओवरवेट बोलेंगे। ये दो टर्म्स आपके दर्शकों को समझना जरूरी है। और मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूं कि हर साल अपना बीएमआई जरूर चेक करें और उसको याद रखें और उसे टारगेट पे रखें। आइडियली 25 से कम रखना बहुत अच्छा एक सेहतमंद चीज है। अब अगर हम ओबिसिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन तकरीबन आप समझिए 1 बिलियन, मतलब 8.5 बिलियन लोग रहते हैं। तकरीबन 1 बिलियन लोग ओबिसिटी से ग्रसित हैं। और ओवरवेट अगर हम बात करें तो वो 250 गुना ज्यादा है, 2.5 बिलियन। और ओवरवेट पहली सीढ़ी है ओबिसिटी की तरफ और सारी अदर बीमारियों की तरफ भी। तो आइडियली स्पीकिंग हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि जैसे ही आपका बीएमआई 25 से ऊपर जाए, पहले तो जाने ना दीजिए। अगर 25 से ऊपर जाए वही समय है कि आप इसको अटैक करें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और तकरीबन 1 in 8 ग्लोबली आर ओबीज। और 43% ऑफ एडल्ट, मतलब आप समझिए 2 out of 5 अगर हम पकड़ें तो वो तकरीबन ओवरवेट है और 16% ओबीज में आते हैं। सबसे ज्यादा खतरे की घंटी इस बात पे उठती है जो बच्चे हैं। जो अगर हम बच्चों को देखें विच आर एज्ड 5 to 19, इसकी मात्रा तकरीबन तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है 1990 से। अब इस समय 8% बच्चे ग्लोबली जो 5 से 19 उम्र के हैं वो ओबीस हैं, जो पहले 2% होते थे। तो आप देख सकते हैं 1990 में, और ये ग्लोबल नंबर है। माल नरिश्ड कंट्रीज के भी इसी के अंदर है। तो स्क्यूड नंबर्स हैं अगर आप समझना चाहें तो और अगर हम 5 साल से कम के बच्चों को देखें, 2024 के आंकड़े 35 मिलियन दिखाता है, तकरीबन 37 मिलियन। तो वर्ल्ड वाइज ओबिसिटी डबल हो चुका है 1990 से। और हम प्रोजेक्ट करते हैं कि तकरीबन 2035 में जिस ट्रेंड पे हम चल रहे हैं, तकरीबन 2 बिलियन लोग ओबिसिटी के अंदर आ जाएंगे 2035 तक, जो 9 साल बाद है। और तकरीबन 2050 अगर हमने इससे जंग नहीं की, ओबीस होंगे। तो ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ केयर कंसर्न है।
और ये क्यों है इसको समझना पड़ेगा आपको। ओबेसिटी के साथ और भी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज अटैच्ड हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर्स। अब मैं आपको इस बारे में एक बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ओबेसिटी की एक कॉस्ट है। अगर आप इसकी कॉस्ट देखेंगे तो ग्लोबली एंटिसिपेटेड है तकरीबन $4 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी को ओबेसिटी कॉस्ट करेगा 2035 तक, जो 3% ऑफ जीडीपी होगा। तो इसकी मार्केट मतलब डायरेक्ट ओबेसिटी कॉस्ट जिस पे हम बात करते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। यूनाइटेड स्टेट्स को अगर आप पकड़ ले तो हमारा 2030 का प्रोजेक्शन, मैं तो ये कहूंगा 2028 का प्रोजेक्शन है, तकरीबन $200 बिलियन प्रति ईयर हमें कॉस्ट करता है ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और एज ऑफ नाउ $173 बिलियन है ऑलरेडी। इंडिया की कॉस्ट अगर आप पकड़ें तो $28.9 बिलियन प्रति वर्ष कॉस्ट होती है ओबेसिटी को मैनेज करने की और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसमें डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो हमें पता है हेल्थ, जो कि डॉक्टर की विजिट, दवाई, सर्जरी, और इनडायरेक्ट है कि छुट्टी लेना, एब्सटीन करना, डिसेबिलिटी हो जाना, स्ट्रोक के बाद इनकैपेसिटेटेड हो जाना। तो ओबेसिटी की एक बहुत बड़ी डॉलर कॉस्ट है जो नेशन को बहुत तेजी से हिट करती है। ये बहुत जरूरी है जानना। आपके दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि कई ऐसे देश हैं जिसमें ऑलरेडी 70% से ज्यादा लोग ओबीस हैं। उनके नाम हैं जैसे अमेरिकन समोसा 75.6, टोंगा 70.5, नाउरू 70.2, टोकेला एंड कुक आइलैंड। लेकिन ये बहुत छोटे देश हैं, तो रिलेटिव नंबर्स इनके बहुत कम है। अगर आप रिलेटिव नंबर्स में जाएं तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी आती हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 इज अमेरिका, जिसमें 30% से 35% ओबीस लोग हैं, मतलब हर तीसरा आदमी ओबीस है। उसके बाद आता है चाइना और तीसरे नंबर पे है भारत। भारत इस टाइम दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और ओबेसिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये कंसर्न। तो डॉक्टर धीरज, आपने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक कि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 30 से ऊपर है तो आप ओबीस हैं, 25 से 30 है तो आप ओवरवेट हैं। आइडियली 25 से नीचे रखिए किसी भी हालत में, यानी आपकी लंबाई और आपका वेट का मेजर 25 से नीचे होना चाहिए, जिसको बीएमआई कहते हैं। तो ये तो हमने समझा कि ओबेसिटी क्या है, ओवरवेट क्या है, और इंडिया नंबर 3 है, यूएस नंबर 1 है और चाइना नंबर 2 है। यानी दुनिया की जो टॉप 3 इकोनॉमीज हैं वही सबसे ज्यादा ओबीस हैं। ये हमने समझा। अब मुझे बहुत ब्रीफली समझाइए कि ओबेसिटी के रीजंस क्या है, क्यों होती, क्या जंक फूड है या और भी कुछ है? ओके, सो देखिए, ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल पैटर्न डिसऑर्डर है। नंबर 1, अगर मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही बताता हूं, अगर आप गैस स्टेशन मतलब तेल पेट्रोल भराने चलाएं, आपका टैंक फुल करने के बाद आप 300 किलोमीटर चलते हैं। अब आप 300 किलोमीटर के बाद टैंक फुल कराएं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हर मंडे को आपको 300 टैंक फुल कराना है, और आप 300 किलोमीटर की जगह 200 किलोमीटर चले, लेकिन आपने उतना ही तेल गाड़ी में डाला, तो वो तेल स्पिल हो जाएगा। जो स्पिल्ड तेल है वो कंडेंस होकर फैट बना के फॉर्म में जमा हो जाता है बॉडी में। और इसका एक रीजन है, क्योंकि जब हम केवमैन थे हमें नहीं पता था हमारा नेक्स्ट खाना कब होगा, तो वी यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ फूड एंड स्टोर एनर्जी, क्योंकि बहुत टाइम हमें खाना नहीं मिलता था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद खाना भरपूर मात्रा में ग्लोबली है। और वाजपेयी जी, आप तो जान के हैरान होंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत कंसर्निंग ट्रेंड है ओबेसिटी के, जहां पे माल नरिश्ड पाया जाता है। अफ्रीका के कई, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत तेजी से ओबेसिटी बढ़ रही है। तो लाइफस्टाइल, आपको जितनी कैलोरी चाहिए उससे ज्यादा आप खा रहे हैं। सेडेटरी लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपके स्लीप पैटर्न्स की प्रॉब्लम है, और बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रहा है, वो भी ओबेसिटी करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इश्यूज, और इसके साथ साथ एक और इशू है जिसको हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड बोलते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना अर्ली और उसको अटैक करना अर्ली एक बहुत जरूरी चीज है। तो ये कुछ बड़े ओबेसिटी रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप ओबीस होते हैं तो आप सिर्फ ओबीस नहीं होते। ये एक अंडरलाइन सेंटेंस है, ये आपको इस दर्शकों को समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड सीरियसनेस। ओबेसिटी के साथ हार्ट की बीमारियां बहुत कॉमनली जाती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, आरिथमिया, स्ट्रोक, सडन कार्डियक डेथ, डायबिटीज टाइप 2 जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा तो होता ही है, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। मतलब आपकी बॉडी इतना इंसुलिन बनाती है लेकिन वो काम ही नहीं करता। इंसुलिन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक दरवाजा है जिसके थ्रू आपको ग्लूकोज को पास करना है। अंदर ग्लूकोज जलेगी, एनर्जी बनाएगी, लेकिन उस दरवाजे की चाबी है इंसुलिन। जब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो ताला जैम हो जाता है।
तो बहुत बड़ी मात्रा में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है उस ताले को खोलने के लिए। और इसीलिए देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में इनिशियली इंसुलिन की लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। इवेंचुअली जो ऑर्गन इंसुलिन बनाता है वो है पैंक्रिया, वो फेल हो जाता है बाद में। तो हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक इनिशियल पेशेंट्स हैं उनके अंदर इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ताला खराब है। उसके बाद इंसुलिन उनका ड्रॉप हो जाता है, फिर वो इंसुलिन पे चले जाते हैं, आपने देखा होगा उन्हें इंसुलिन एक्सटर्नली लेनी पड़ती है। फिर एक टाइप 1 डायबिटीज है जिसके अंदर आपकी इंसुलिन बनती ही नहीं, उसके ताला खराब नहीं है लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम है, वो थोड़ा जल्दी यंगर लोगों में देखा जाता है, लेकिन ओबेसिटी की वजह से वो ताला खराब हो जाता है। और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है वैसे वैसे ताले में जंग ज्यादा लगता है, जैसे जैसे आपका वेट घटेगा वो ताला अनलॉक हो जाता है। तो मैटर ऑफ फैक्ट जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो वेट से डायरेक्टली रिलेटेड है और ब्लड प्रेशर भी डायरेक्टली रिलेटेड है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना। और एक और मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर होता है। जब आप मोटे होते हैं, आपकी थिक नेक होती है, आप स्नोरिंग करते हैं, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जाता, मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, हेडेक्स होते हैं, फॉगिनेस आती है, वीकनेस लगती है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर जिससे आपको सिरोसिस हो सकता है और कैंसर हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस ओबेसिटी का। इसके अलावा हमारा बैक पेन, नी पेन, जॉइंट पेन और कैंसर्स अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा रिस्क है ओबेसिटी का, एंडोमेट्रियल कैंसर, कोलन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रिया का फेल हो जाना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, किडनी डिजीज, आप बात करिए एक के बाद एक बीमारी, बहुत लंबी लिस्ट है जो खत्म नहीं होगी। धीरज, ये बिल्कुल सही बात है कि ओबेसिटी है तो बहुत सारी चीजें उससे एक साथ ट्रिगर होती हैं। अब मेरा सवाल है कि ये तो हमने समझ लिया कि ओबेसिटी है क्या, क्यों होती है, अब इसको मैनेज करने की स्ट्रेटजीज क्या क्या है? जरूर देखिए, ये मल्टीफोकल स्ट्रेटजीज हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा ओबेसिटी हुई क्यों, जिसके अंदर लाइफस्टाइल था, तो हम उसको डील भी हम लाइफस्टाइल से ही करते हैं। हमारा कोर प्रिंसिपल ओबेसिटी का ये है, पहले तो ये समझना ये कोई वन टाइम शॉट और वन टाइम सॉल्यूशन फिट फॉर ऑल नहीं है। इसके अंदर आपको इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच क्रिएट करनी पड़ती है। और दूसरी बात, जितनी तेजी से आपने, जितनी धीरे आपने वेट गेन किया है, अगर आप उससे 10 गुना ज्यादा वेट लूज करेंगे तेजी से, तो आप वो वेट को भी गेन करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस भी इंड्यूस कर देंगे अपनी बॉडी में, जैसे गॉल स्टोन्स। तो इसके अंदर हम जो कोर प्रिंसिपल्स मानते हैं, हम मानते हैं कि 5 से 15% वेट लॉस करना एक हेल्दी वेट लॉस प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल करें, आपका डायबिटीज उसे साथ में मैनेज करें, आपका ओस्टियोआर्थराइटिस है उसे मैनेज करें। सबसे पहली बात, आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है 500 से 700 कैलोरीज प्रति किलो कैलोरीज पर डे। और आपकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, लो कार्ब होनी चाहिए और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में। डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहते हैं। 8 से 10 घंटा आपको गैप्स देने हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर आप रात के 8 बजे खाना खा रहे हैं और सुबह 10 बजे के बाद खाते हैं, दैट हैज बीन शोन वेरी इफेक्टिव इन लूजिंग वेट। जैसे भारत में व्रत का वो है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड को ना खाएं, शुगरी ड्रिंक्स ना खाएं और अपनी डाइट पे एडहेयर रहें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं तकरीबन 300 मिनट प्रति वीक, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसके अंदर आपका वेट लिफ्टिंग हो सकता है, पुशअप्स हो सकते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, वो 3 बारी हफ्ते में आप करें तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको सपोर्ट ग्रुप बहुत हेल्प करता है, जैसे जिसके अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो अमेरिका में है, लेकिन भारत में अगर सोशल सपोर्ट है तो बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फार्मा थेरेपी, जो फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस हैं। वो हम कब देते हैं? जब आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है, जो ओबेसिटी है, या आप ओवरवेट है और साथ में कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे अगर आपको बहुत ही ज्यादा डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हाइपरटेंशन है, तो हम आपको दवाई दे देंगे। दवाइयां अगर आप समझें तो GLP-1 जिसमें सेमाग्लूटाइड, टीराग्लूटाइड आती है, जो तकरीबन 15 से 17% वेट लॉस करवा देती हैं, नॉट एन इशू। 20 से 25% करवा देती हैं, रिस्क भी लो है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिससे हम इनको मैनेज करते हैं। फिर एक और चीज है जिसे सर्जिकल अप्रोच बोलते हैं। ज्यादातर वो देखी जाती है वेरी सीवियर ओबेसिटी में, 40 बीएमआई से ऊपर हो, या अगर आपका 35 से ऊपर है और कोमॉर्बिडिटी है तो हम उसमें भी देते हैं, या 30 और 35 के बीच में डायबिटीज के साथ, उसमें सर्जरीज होती हैं, स्लीव होता है,
जिसके अंदर हम स्टमक को बेसिकली छोटा कर देते हैं। एक स्टमक अगर ऐसा बलून है, यहाँ पे एक बैंड डाला जाता है लेप्रोस्कोपिकली, स्टमक का साइज छोटा हो जाता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर इसमें बिहेवियर मोड आप ना ऐड करें, इवेंचुअली वो ही स्टमक एक्सपेंड हो जाता है। तो इसका फेलियर रेट बहुत कॉमन है अगर आप सिर्फ सर्जरी पे डिपेंड रहेंगे। सर्जरी प्लस बिहेवियर मोड, ये दो को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। तो धीरे जब हम लोग आ गए GLP-1 पे, जो आज का असली इशू, तो पहले ये समझना जरूरी था क्या? अब मुझे समझाइए कि GLP-1 कैसे काम करती है। मैंने कहीं पढ़ा, ये मे बी मेरा नॉलेज उतना नहीं होगा, कि ये भूख कम कर देती है, इसलिए आपका वेट लॉस होता है। इज इट ट्रू? और GLP कैसे काम करती है? देखिए, जीएलपी का पहले तो मतलब आपको समझना पड़ेगा। जीएलपी मतलब है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, एक रिसेप्टर है, उसको ये एक ड्रग जाके अटैच करके उसे स्टिमुलेट करती है। जीएलपी एक नेचुरल गट हार्मोन है जो पाया जाता है और हमारे एपिटाइट को और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो इंटेस्टाइन है, जिसमें इलियम और कोलन, अगर आप समझे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और कोलन, उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको एल सेल कहते हैं। वो एक ये हार्मोन रिलीज करता है, छोटा सा इंक्रेटिन हार्मोन कहते हैं इसको। और ये तब रिस्पॉन्ड में आता है जब हम खाना खाते हैं। किस टाइप का खाना? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन से नहीं आता, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है, इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट होती है। ये 2 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ा, हमने एक आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बनाया जो GLP-1 जैसा है, लेकिन घंटों बॉडी में रहेगा। तो जो सिग्नल आपके ब्रेन में जाना था 2 मिनट के बाद डिसइंटीग्रेट होना था, वो बॉडी में फ्लोट करता रहता है। तो लॉन्ग टर्म आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि आपने खाना खाया हुआ है, इसको मत खाइए। तो ये काम कैसे करता है? आपके ब्रेन के अंदर एक एपेटाइट का एक सेंटर है, ये उसको सप्रेस कर देता है। पहली बात तो ये। वो सेंटर कहाँ है? हाइपोथैलेमस ब्रेन में। आप इतना डिटेल में आपको जाने की शायद नहीं जरूरत हो। तो आपका एक तो भूख को कम कर देता है, फूड की क्रेविंग्स को कम कर देता है। और अगर आपने देखा होगा, कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से खाना खाते रहते हैं, तो उससे एक फीडबैक लूप क्रिएट होता है, वो फीडबैक लूप को भी तोड़ देता है। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जो मेंटली पीपल आर नॉट स्ट्रांग, ये उनको एक तरीके की बड़ी स्ट्रांग बैसाखी प्रोवाइड कराता है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप समझेंगे तो कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एडिक्टिव थिंग, मोर एडिक्टिव, शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकीन राइट नाउ, ये स्टडीज दिखाती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपको लगे कि भाई मैं शुगर्स को छोड़ नहीं पा रहा हूं। इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपका स्टमक है उसमें खाना आता है, जब आप खाते हैं फिर निकल जाता है, स्टमक में एक स्ट्रेच क्रिएट होता है। वो स्ट्रेच ब्रेन में एक सिग्नल डालता है कि पेट भरा है, खाइए मत। अगर खाना जल्दी निकल गया तो वो स्ट्रेच दोबारा हो सकता है, मतलब स्ट्रेच की इंटेंसिटी चली जाएगी, आप और खाएंगे। ये क्या करता है, उस खाने की जो एम्प्टिंग का टाइम है स्टमक से, उसे कम कर देता है। तो खाना ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है, स्ट्रेच ज्यादा देर तक रहता है, सेंट्रल ब्रेन को सिग्नल जाता है स्टमक इज फुल, डोंट ईट। वो एक सेकंड मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो काफी देर तक आप फुल रहते हैं, आप थोड़ा खाते हैं और काफी देर तक फुल रहते हैं। इसके अलावा ये एक और चीज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज कंट्रोल में, क्योंकि ये है तो डायबिटिक ड्रग, ये डायबिटीज की ड्रग थी, इसे अब हम ऐसे यूज कर रहे हैं। तो दूसरा ये करता है कि जो आपका ग्लूकागोन का सिक्रीशन है उसको कम करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, तो शुगर्स को लो करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कई पेशेंट्स जो कि लो शुगर से ग्रसित ज्यादा रहते हैं, उनको इससे थोड़ा बचना चाहिए। ये खतरनाक चीज होती है हाइपोग्लाइसीमिया, इंसान उसमें मर सकता है इमीडिएटली। आपका शुगर 40 से नीचे गया, आप गिरे, आपके सर पे चोट लगी, या आप पास आउट हो गए, कोमा में चले गए। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, इसीलिए बाद में हम बात करेंगे जिनको ये नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे करता है, इन्फ्लेमेशन भी नीचे करता है, लिवर के अंदर फैटी लिवर को कम करता है। क्योंकि मैं एक ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, तो मैं ये बताए बगैर नहीं जाने दे सकता कि जब आपको डायबिटीज होता है तो आपकी किडनीज की जो फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज है वो लीकी हो जाती हैं। तो प्रोटीन निकल के यूरिन में गिरता है, आपने देखा होगा फ्रॉथ बनता है। वो नॉट एवरी फ्रॉथ इज प्रोटीन, बट प्रोटीन कैन मेक फ्रॉथ टू। तो वो जो फ्रॉथ होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है। जब हम जीएलपी देते हैं तो वो जो लीकीनेस ऑफ प्रोटीन लीक है वो कम हो जाता है। तो देखने में ये आया है कि जब हम जीएलपी देते हैं तो प्रोटीन का गिरना यूरिन में
कम हो जाता है और किडनी पेशेंट्स में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही रामबाण टाइप का इलाज मिल गया है, मोटापा कम करने का और डायबिटीज को कंट्रोल करने का, और किडनी भी आपकी इससे सेफ रहेगी। लेकिन क्या इसको बिना सुपरविजन के लिया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इसके साइड इफेक्ट्स क्या बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जो लोगों को समझना चाहिए, और अगर जरूरत नहीं तो नहीं लेना चाहिए। जरूर। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक क्विकली मैं आपको बताता हूं कि जो नई दवाइयां हैं GLP-1 की, जैसे हम सेमीग्लूटाइड देखते हैं जिसमें GLP-1 अकेला है। इसके अलावा अब जो नई दवाइयां हैं वो टीरापेटाइड है, जिसके अंदर GLP-1 और GIP एक और हार्मोन है, कंबाइंड है, और एक तीसरी जनरेशन की है जिसे रीटाट्रुडाइड बोलते हैं, जिसमें GLP, GIP और ग्लूकागोन है। ये अब नई दवाइयां आ रही हैं। साइड इफेक्ट्स मैं जल्दी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके स्टमक की एम्प्टी को कम धीरे कर देता है, इसीलिए नोजिया, वॉमिटिंग होना कॉमन है। इसके अलावा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये वेट लॉस तेजी से करता है, इसीलिए गॉल स्टोन बन सकते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं जिनको गॉल स्टोन डिसऑर्डर है, उन्हें ये दवाई या तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर की अप्रूवल और निगरानी में ही लेनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, किसी भी पेशेंट को अगर पैंक्रेटाइटिस हुआ है, पैंक्रिया की इन्फ्लेमेशन है, तो मैं इस दवाई से बचूंगा, क्योंकि ये पैंक्रेटाइटिस कॉज करती है। फिर अगेन टेक अंडर डॉक्टर सुपरविजन। और इसके अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बार बार होता है, देन यू हैव टू रियली वॉच आउट कि क्या मैं इसको लूं। इसके अलावा मैं 2 बात आपको क्विकली बताना चाहूंगा। इसकी 2 फॉर्मेट में आती है, इससे पहले कि हम आगे स्किप कर लें। एक ओरल पिल है जिसको हम सेमीग्लूटाइड बोलते हैं, या आप ये जो अब है सेमाग्लूटाइड, और दूसरी है जो अब डेवलपमेंट में है, ऑर्गोग्लिप्रॉन, जो एक नया GLP-1 मॉलिक्यूल है। ये रोज लेनी पड़ती है। इसके अलावा इंजेक्टेबल ड्रग है जो कि वंस एवरी वीक आप लेते हैं, विग्लोव और ज़ेपबाउंड। ये जो वंस अ वीक है तकरीबन $1000 प्रति माह का खर्चा है। जो ओरल पिल है $250 से $150 प्रति माह खर्चा अमेरिका में इसका पड़ता है। इसमें की डिफरेंसेस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना, एडमिनिस्टर्ड एक तो है जो डेली लेंगे, एक है वंस अ वीक, एक है जो आप खाली पेट कभी भी ले सकते हैं जो इंजेक्टेबल है, और दूसरे वाला आप खाली पेट नहीं ले सकते, यू मस्ट वेट 30 मिनट्स बिफोर ईटिंग। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे ये दवा किसी ने ली, डॉक्टर के निगरानी में ली, 6 महीने लिया, साल भर लिया, जो भी उसका कोर्स होगा वो लिया, इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट बना रहेगा कि एक बार हमने कोर्स कर लिया, अब मैं जीवन भर एकदम दुबला छरहरा स्मार्ट रहूंगा, या ये बाउंस बैक करेगा और आपको होल लाइफ लेना पड़ेगा? या अगर होल लाइफ नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करें? एक बार कोर्स कर लिया, अब उसका आगे क्या करना है? एग्जैक्टली। मैं क्विकली समराइज करके एक चीज बताता हूं आपको, जो आप पहले मुझसे पूछ रहे थे। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, और एक होता है रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है थायराइड कैंसर। अगर किसी को भी फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर है, कृपा करके दवाई मत लें। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा या MEN2A और MEN2B, जो एक क्लस्टर ऑफ कैंसर्स होता है, उनको नहीं लेना चाहिए। जिसको भी रोडेंट सी सेल ट्यूमर है उसे नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट है, उनको बिल्कुल इसको नहीं लेना चाहिए, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर किसी को इससे एनाफिलेक्सिस है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिसको सीवियर गैस्ट्रोपरेसिस है उसको नहीं लेना चाहिए। जिसको एडहिशंस है, इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको तो बहुत ही कंसर्न होना चाहिए इसको लेने से पहले डॉक्टर की निगरानी में। लेकिन मैं एक बात फिर दोबारा दोहराऊंगा, अगर किसी को भी पैंक्रेटाइटिस है, इडियोपैथिक या रिकरेंट होता है, तो इसको प्लीज मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक है, आपका पैंक्रिया फ्लेयर कर देगा। और अगर कोई भी पेशेंट है जिसको ESRD है, किडनी फेल्ड है, डायलिसिस पे है, जिसका EGFR 15 से कम है, बिल्कुल इसको मत लें। प्रॉब्लम हो सकता है। 15 से ऊपर का जो GFR का पेशेंट है वो फिर भी ले सकता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है। जो इसको ले रहा है, अगर उसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ऐसा कुछ भी हुआ, तो प्लीज दवाई को तुरंत काल से रोकें, कंसल्ट योर फिजिशियन, क्योंकि ये टॉफी नहीं है, इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों की जान भी जाती है। और वाजपेयी जी, ये नई दवा है, तो आपको समझना पड़ेगा फेज 4 के इसका जो डाटा है वो अब आ रहा है। और ग्लोबली कई ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें आप ओवर द काउंटर इसे समहाउ पीपल आर बाइंग इट एंड दे आर टेकिंग इट विदाउट एनी रेगुलेशन। तो इट इज अ वेरी सीवियर एरिया ऑफ कंसर्न। और इसमें देखा भी ये गया है कि खास तौर पे जो वृद्ध लोग हैं,
जिनको किडनी फेलियर है या जो डायरेटिक्स मेडिसिन पे हैं, जो आपको यूरिन तेजी से बनाता है, उनमें बहुत हाई रिस्क होता है इसका। उनको इससे बिल्कुल मुझे लगता है या तो अवॉइड करें या बहुत ही उसके अंदर लें। और तीसरी बात, मूड चेंजेस और सुसाइड आइडियल जिनको आइडियाज आते हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा था, अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसने दिखाया है कि जितनी तेजी से आप वेट लूज करते हैं उसकी 4 गुना तेजी से आप वेट गेन करेंगे अगर आपने ये दवाई छोड़ दी 35% लोगों के अंदर। तो 1 से 1.5 क्या साल, ये जिंदगी भर लेनी पड़ेगी क्या? 1 से 1.5 साल के बाद जो लोग ये दवाई छोड़ रहे हैं उनके बड़ी मात्रा में उन लोगों का वेट गेन 4 गुना तेजी से हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके ऊपर मुझे लगता है एनजीओज कुछ, अब आप शायद लॉ सूट्स कुछ देखेंगे कि भाई ये डिस्क्लेमर में नहीं है। ये अभी रिसेंट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक इनका वो आया था और इनके जो फाइनेंशियल नंबर्स है आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इफ यू गिव मी अ मिनट कि वेयर डू दे स्टैंड। सो बॉटम लाइन हमारी ये है कि हमको जीएलपी अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर मेन 2 थायराइड कैंसर्स हैं, प्रेगनेंसी है, सीवियर गैस्ट्रोपरेसिस है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए। किसी को पैंक्रेटाइटिस है या ईएसआरडी है, उसको अवॉइड करें। अब अगर आप इसका मार्केट साइज देखें तो आप हैरान होंगे कि ग्लोबली तकरीबन 2025 का डाटा दिखाता है 20.9 बिलियन इसकी जीएलपी इटसेल्फ की मार्केट है। इसका सीएजीआर 18% ग्रोथ करेगा नेक्स्ट डेकेड तक। 2030 तक 50 बिलियन एंटिसिपेटेड है और 2032 या 35 तक $150 बिलियन एनुअल का हम देख रहे हैं। यूएस ऑब्वियसली इसमें डोमिनेटिंग है और अगर आप इसको उठाकर देखें तो भारत की मार्केट बड़ी नई और निश है, अभी स्टार्ट हो रही है। आई थिंक $117 मिलियन जो मैंने लास्ट टाइम देखा था 2025 में इसका मार्केट था और फोरकास्टेड है कि ये काफी तेजी से आई थिंक 730 मिलियन फोरकास्टेड है बाय 2033। इसमें जो नए डेटा हम लोग देख रहे थे कि जो इंडिया में एक एक ब्रांड के मेडिसिन आ रहे हैं जीएलपी के, उसमें 100 बिलियन रुपीस तक के वो बिजनेस कर चुके हैं। एब्सोल्युटली 100 करोड़ एक एक ब्रांड ने बिजनेस कर लिया और इतनी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। हर आदमी को यहाँ पे एक तो चाहत होती है कि मैं दुबला दिखूं, खुद तो कर नहीं पा रहे तो चलो दवा के थ्रू करें। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं आप, लेकिन उसको ये भी समझना जरूरी जो आप अभी बता रहे थे कि किसको नहीं लेना। और अगर ये स्टडी कह रही है कि वो छोड़ने के बाद 4 गुना तेजी से बाउंस बैक कर रही, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और एक चीज और देखिए, क्योंकि जो आपने पॉइंट रेज किया उसको मैं टच करूंगा, लेकिन पहले मैं क्विकली बता दूं, क्योंकि कंपनीज के नेम लेना हम अवॉइड करते हैं, लेकिन क्योंकि दिस इज ऑब्वियस एंड पीपल नो अबाउट इट। सो नोवो नॉर्डिस्क इज अ वेरी बिग नेम इन वेट लॉस। आपको पता है डेनमार्क की कंपनी है, इनकी दवाइयां हैं ओजेम्पिक, राइबलस और वेगॉव, और इसका तकरीबन शेयर 60% है जीएलपी मार्केट पे। इसके अलावा इलाई लिली जिसकी मुंजारो और जेलपाउंड है, तकरीबन जनरेटेड 10 बिलियन से ज्यादा उन्होंने सेल्स किया है। इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं यूएस में, सनोफी, एस्ट्राजेनेका और मर्क। भारत के अंदर आई थिंक इलाई लिली, मंजारो सबसे तेजी से बिक रही है इस टाइम, और नोवा नॉर्डिस्क की रेजिलस, और भारत की डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बाइकॉन, सनफार्मा, ल्यूपिन और ग्लेनमार्क ये प्रिपेयर कर रहे हैं सेमाग्लुटाइड को लॉन्च करने के लिए, और ये लोग इंजेक्टेबल और ओरल पिल्स दोनों पे देख रहे हैं। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो बार बार मैं इसी बात पे दोबारा आ जाता हूं कि कुल मिला के जब तक आप बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, जब हम मेडिसिन में करते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। क्विक पिल आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए तो एक तो फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा है, और जब भी आप छोड़ेंगे तेजी से गेन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वो जी 4 प्रिंसिपल्स कि आप कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं। 500 से 700 किलो कैलोरीज प्रति डे अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आप नेगेटिव टेरिटरी में जाएंगे, आपका फैट बर्न होगा। सेकेंडरी इज एक्सरसाइज, जो मैंने बताया आपको, 300 मिनट प्रति डे, और 3 बारी हफ्ते में 300 मिनट प्रति वीक, और 3 बारी हफ्ते में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना। 8 घंटे स्लीप, वाजपेयी जी, इज सो इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके अलावा देयर आर सो मेनी स्टडीज, जो दही या बायो योगर्ट जो हम भारत में खाते हैं वो दिखाता है कि गट फ्लोरा आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ जीएलपी को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप एक अच्छा गट फ्लोरा रखते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और ओबेसिटी के मार्कर्स भी कम होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हम मित्रों से बात करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अपनी मेंटल हेल्थ। डॉक्टर धीरज, ये आपने छेड़ दी बात, बहुत लंबा चल रहा है लेकिन मैं ज्यादा करूंगा नहीं।
योगर्ट वगैरह तो यहाँ पे बहुत लोग, दही मतलब बेसिकली लोग काफी यूज करते हैं। अब आपने हमको इतनी सारी डेटा दिया, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग ये सब समझ चुके हैं किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन इन जनरल क्या ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए आप ये दवा रेकमेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ओबेसिटी के फैक्टर पे घुसूंगा, उस आदमी को ओबेसिटी क्यों है और मेरे पेशेंट्स जो होते हैं। नंबर 2, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसमें मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ला सकता हूं, जिसके अंदर एसेंशियल होगा एक्सरसाइज। अगर हैंडीकैप है तो हैंड एक्सरसाइज एसेंशियल होगा, स्लीप एसेंशियल होगा, इसके अलावा डी स्ट्रेसिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट एसेंशियल होगा। इसके अलावा तो ओबेसिटी आपको कैंसर इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस, आपको पता ही है। और स्लीप में भी हीलिंग होता है, हमारा जेनेटिक हीलिंग होता है टीलोमेट्स का। अगर आप देखें, जब आप स्लीप करते हैं एक तो मेमोरी बनती है और बॉडी हील करती है। 8 घंटे की स्लीप का मतलब वाजपेयी जी ये नहीं है कि आपने 8 घंटे पहले खाना खा गए और सो गए। 4 घंटे पहले, सोने से 4 घंटे पहले आइडियली आपको खाना खत्म कर देना चाहिए, इफ नॉट एटलीस्ट 3 आवर्स, क्योंकि 6 घंटे तो उसे डाइजेशन में लगेंगे, हीलिंग कब होगी? तो हीलिंग का आपको 8 आवर बॉडी को देना है, 6 to 8 आवर मिनिमम डीप स्लीप, उसको दीजिए। इसके अलावा अगर आप फिर भी वेट लूज नहीं कर पा रहे और आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है, सारा आपने इंटरवेंशन कर लिया, या आपका 25 है और कोमॉर्बिड कंडीशन है, मैं उस पेशेंट को बोलूंगा कि ये एक हेल्पिंग टूल है जो मैं 1 साल के बाद ले लूंगा वापस। नॉट यू कैन टेक इट ऑल व्हाट यू कैन, एंड ही शुड हैव अ नंबर ऑफ अ फिजिशियन की जो मैंने सिम्टम्स बताए आपको, अगर वो अराइज होते हैं, दवाई को रोकिए, डॉक्टर को कॉल करिए। और इसमें कोई शर्म नहीं है कि आपने रिबाउंड कर लिया। देखिए, ये बात समझना जरूरी है, शुगर इज अ वेरी एडिक्टिव थिंग, ये नॉर्मल ह्यूमन क्रेविंग है, लेकिन बहुत तेजी से वेट लॉस करने से अपनी बॉडी के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें से गॉल स्टोन है, आर्थरिटिक है, ओस्टियोपोरोसिस है, बोन्स का वीक हो जाना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना। तो मुझे, मेरा ये मानना है, जैसे कि हमने बताया, 15% वेट लॉस अगर आप कर सके कुछ महीनों के दौरान, बहुत ही अच्छा है। डोंट ट्राई टू लूज 20 पाउंड्स इन अ मंथ, जैसे मूवी एक्टर्स करते हैं, बहुत ही अनहेल्दी ट्रेंड है। इनको देखकर आप एंटरटेनमेंट शोज को देख के आपको लगता है डॉक्टर धीरज, इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं, जिनको देख के लगता है कि यार 6 महीने पहले तो ये कुछ और दिखते थे, अब एकदम से चुसे आम जैसे दिख रहे हैं। सो प्लीज, वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल होते हैं, उनको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज इंस्टेंट इंस्टेंट वेट गेन और इंस्टेंट वेट लॉस दोनों खराब है। तो और आपने कहा कि सब पहले सारे प्रयोग कर लीजिए, जब कुछ काम ना आए तो अंतिम विकल्प के तौर पे इसको करना चाहिए। और कमर्शियली बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, ग्लोबली भी और इंडिया में भी अब, तो ये पॉपुलर होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा कॉशन की जरूरत है। आप जैसे बता रहे हैं कि पहले तो साइड इफेक्ट समझ लो क्या क्या है, और ये रामबाण मानना बिल्कुल गलत है कि ये बस अब आ गई है GLP-1 तो हम तो अब एकदम स्मार्ट ही बन के घूमेंगे। दैट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। तो डॉक्टर धीरज, 2-3 शब्द आपने यूज किए, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं इस पर एक एक शो करूं, जैसे ओनली स्लीप पे, कि स्लीप क्या होती है, क्यों जरूरी है, उसके स्लीप के दौरान क्या होता है, स्लीप नहीं आती तो क्या होती है, स्लीप क्या 8 घंटे वन गो में जरूरी है या ब्रेक करके ले सकते हैं। एक टॉपिक तो यही बनता है। एक दूसरा, स्ट्रेस क्या है, मेडिकली स्ट्रेस को कैसे समझा जाए। दूसरा, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, भयानक मरीज है इंडिया में, हर दूसरा आदमी आपको लगता है बीपी गोली खाने लगता है 40 के बाद। तो ये एक टॉपिक है, अगर आपके पास समय इजाजत होगा तो हम लोग इस पे एक एक शो करेंगे, एक टॉपिक पे सिर्फ, कि व्हाट इज स्लीप एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जरूर। और वाजपेयी जी, मैं एक्चुअली ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट तो हूँ, तो हमारी सब स्पेशलिटी हाइपरटेंशन हमारे डायस्पोरा में आता है, मतलब दैट्स एन एरिया, आई एम एन हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट, सो आई विल बी हैप्पी टू डू इट। जाते जाते एक बात बताता हूँ, दुनिया में नंबर 1 डिजीज हाइपरटेंशन है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज डायबिटीज है, और दोनों ओबेसिटी से कनेक्टेड है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप 10 किलो किसी का वेट गिराएं तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ ब्लड प्रेशर कितना नीचे आएगा और शुगर कितना नीचे आएगा। तो ओबेसिटी जड़ की एक जड़ है, और वो जड़ आती है लाइफस्टाइल डिसबैलेंस से, कि आप क्यों खाना ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि आपके पास है इसीलिए आप ज्यादा खा रहे हैं, या आप स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं। तो अमेरिका में ईटिंग डिसऑर्डर्स इज अ वेरी 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 बिग इशू। आप मूवी थिएटर जाइए, पॉपकॉर्न इतने इतने बड़े होते हैं, कोक का जार इतना बड़ा होता है, just because it's free, just because it is cheap doesn't mean you put in your mouth. Same thing goes in India. अब चीजें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो आप बाइट ले रहे हैं वो आपको लाइफ कॉस्ट कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली
फूड को आप एक 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 फ्री ऑफ थिंग समझ के बेली में मत डालिए, क्योंकि उसको भी ये मैनेज करना पड़ेगा। और आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक ऑन दीज 3 एरियाज जो आपने टच किए हैं। पर बिल्कुल। एक लास्ट तो मैसेज मैं आपके दर्शकों को ये देना चाहूंगा, प्लीज आप अपने घर पे वेइंग मशीन खरीदिए, कोई भी वेइंग मशीन खरीदिए। जब आप शावर लेते हैं, एक हैबिट बनाइए, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक वो नंबर कहीं कैलेंडर पे लिखिए आपका वेट क्या है। आप अपना न्यू ईयर आ चुका है, एक रेजोल्यूशन बनाए, जैसे ही आप वेट लूज करेंगे आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। और बिल्कुल। प्लीज, नॉट एवरीथिंग विच लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड इज हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। ये जो 6 पैक 8 पैक चीजें दिखती हैं आपको, दे आर नॉट द हेल्दीएस्ट पीपल। और मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आई नो इंसिडेंसेस, मैंने टीवी पे भारत में इंटरव्यूज किए हैं, एथलेटिक पीपल इन जिम दे डाइड लाइक 1 2 3। तो 6 पैक डजंट मेक समबडी हेल्दी, जैसे आप बात कर रहे थे। राइट। सो शो खत्म करते समय एक बात और मैं कहूंगा जो आपने कही है वो थोड़ी कड़वी लगेगी लोगों को सुनने में, कि हम सब लोग खाने को बहुत सम्मान देते हैं और बहुत सारे लोग खाने को सलाम करके या उसके आचमन करके उसको खाते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन आपका पेट कचरे का डब्बा नहीं है। इसलिए कुछ भी एग्जैक्टली। पेट में डाल लेना है, थाली में ज़्यादा आ गया तो इसलिए उसको खत्म ही करना, ये प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। इसका बेटर तरीका है कि उतना ही लीजिए ना अपनी प्लेट में जितना आपको खाना है। आप पूरी प्लेट भर के लाएँ तो अब लगता है अरे यार अनाज बर्बाद हो जाएगा, चलो खा ही लेते हैं, तो आपका पेट कचरे का डब्बा नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना बर्बाद हो जाएगा तो एक बार चलेगा, लेकिन पेट नहीं बर्बाद होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये थोड़ी कड़वी बात थी, लेकिन वो याद रखना और चाहिए। वाजपेयी जी, एक पॉइंट बताना जी। चाहूंगा जाते जाते, जब हम छोटे थे बचपन में, हमारे दादाजी का ये कहना था, खाना उतना खाना चाहिए कि पेट फुल ना हो, और जो भी थाल में आए उसमें से तकरीबन 1/4 या 1/5 बर्ड या एनिमल के लिए आपको निकाल करेक्ट। के रखना चाहिए। तो मे बी वी शुड लुक इनटू इट। यस, बिल्कुल। शादी वगैरह में जाते लोग एक बार में पूरी प्लेट भर लेते हैं, मत करिए वो। उतना ही खाइए जितना आपका मन कर रहा है, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओवर ईटिंग इज़ द प्रॉब्लम। हम लोग क्या होता है, खाली बैठे हैं, अरे कुछ नहीं काम, चलो चाय पीते हैं। अब वो खाली बैठे में आपने चाय पी, तो आपने शुगर भी लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल भी लिया, सब कुछ आपने ले लिया, यूज़लेस। खाली बैठे तो पानी पी लीजिए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो। ओके धीरज, थैंक यू सो मच, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी। और जो हमने 2-3 टॉपिक रखे हैं, इस पर हम एक-एक शो करेंगे, क्योंकि श्योर। ये हमारा मंत्रा है कि वेल्थ से ज्यादा जरूरी हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो आपकी वेल्थ किसी काम नहीं आएगी। तो इसलिए मार्केट का शो होने के बावजूद मैं हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो अगली बार हम एब्सोल्युटली। लोग स्लीप पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज स्लीप। बस इतने के अंदर सब कुछ आएगा। थैंक यू सो मच। फिर थैंक यू। मिलते हैं अगले शो में। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।